प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक विकास की परिभाषाओं के बारे में हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया राज्य के अस्तित्व से ही प्रारंभ हो जाती है। राजनीतिक विकास अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वास्तव में ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। पाई की दृष्टि में राजनीतिक विकास की दिशा का पहला कदम राष्ट्रवाद आधारित राज्य व्यवस्था का विकास करना था, जो तभी संभव था जब आदर्श लोकतांत्रिक संस्कृति का प्रसार धीरे धीरे सभी देशों में हो जाए। इस संदर्भ में लुशियन पाई का मानना था, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। उनकी बुक का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लुशियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में विस्तार पूर्वक व्याख्या की है और इसमें उन्होंने बताया है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में है। कैसे कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास का परिणाम माना जाए, किंतु पाई का मानना था कि ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका मानना था कि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां आर्थिक विकास की प्रेरक भी हो सकती हैं और बाधक भी हो सकती हैं। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो राजनीतिक विकास विकास की पूर्व शर्त बन जाता है, आर्थिक विकास की पूर्व शर्त बन जाता है। अर्थात कि राजनीतिक विकास एक ऐसी स्थिति है जो आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका अदा करती है। इसलिए राजनीतिक विकास तथा आर्थिक विकास में एक कोरिलेशन, गहरा संबंध माना जाता है। अतः आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन ये जो परिभाषा है, इसके द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक विकास का मार्ग निश्चित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोष हैं और लुशियन पाई भी इसे संतोषजनक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि विकासशील देश और विकसित देशों के आर्थिक विकास तथा राजनीतिक विकास की दिशाएं एक दूसरे के पूरी तरह से विपरीत हैं। विकासशील देशों में राजनीतिक विकास की तुलना में काफी धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं और कई देशों में राजनीतिक विकास के बावजूद भी आर्थिक विकास की संभावनाएं निकट भविष्य में नजर नहीं आती हैं। तो इस तरह से माना जा सकता है कि राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास का एकमात्र निर्णायक तत्व मानना सही नहीं है। दूसरा आता है इसमें औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द पॉलिटिक्स टिपिकल ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। ये कंसेप्ट है रस्टोन का। वो ये मानते थे कि रस्टोन जैसे समाज सिद्धांत शास्त्री राजनीतिक विकास का संबंध औद्योगिकीकरण से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि औद्योगिक जीवन कम या अधिक रूप में ऐसे सामान्य प्रकार के जीवन को प्रकट करता है जो कि सदैव प्रयत्नशील होते हैं, और वो चाहे औद्योगिकृत हो या नहीं हो। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक विकास के आर्थिक विकास की पूर्व राजनीतिक शर्त के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति को साधन मात्र बनाकर साथियों से दूर कर देना राजनीतिक विकास नहीं कहा जा सकता है। तीसरा आता है इसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। इसमें हम कॉलमैन, कॉल्ड्यूश, लिपसेट, इन सब समाजशास्त्रियों, सिद्धांत शास्त्रियों का मानना है कि राजनीतिक विकास का अभिप्राय विकसित पश्चिमी और आधुनिकीकरण की तरफ जा चुके देशों के अध्ययन से है, क्योंकि ये लोग मानते थे कि जो अध्ययन
पश्चिमी देशों का है, अगर हम उनका पीछा करेंगे तो हम राजनीतिक विकास की में सक्रिय हो सकेंगे। क्योंकि सभी जानते हैं कि राजनीतिक विकास को इसलिए आधुनिकीकरण का पर्याय भी माना जाता है। जैसे लोकतंत्रात्मक देशों में जनता देश की राजनीति में भाग लेती है, प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक भूमिकाओं का निर्माण किया जाता है, स्वतंत्र संस्थाओं को महत्व दिया जाता है, वहीं पर आधुनिकीकरण पाया जाता है। ऐसी परिस्थितियां तो उदारवादी पश्चिमी लोकतंत्र में ही पाई जाती हैं। इसलिए राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण की दृष्टि से पश्चिमी लोकतंत्र का ही अध्ययन है। लेकिन यहाँ पर मुख्य समस्या किस बात की आई कि पश्चिमी और आधुनिक शब्द, मतलब एक तो वेस्टर्नाइजेशन, एक मॉडर्नाइजेशन, इनमें अंतर करना असंभव हो गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विकासशील देशों में बहुत सारी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं जिनका आधुनिकीकरण के नाम पर हम बलिदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए आधुनिकीकरण को पश्चिमी लोकतंत्र से जोड़ने का क्या तात्पर्य होगा कि विकासशील लोकतंत्र में होने वाली परिवर्तनों की उपेक्षा करना। तो यहाँ हम क्या समझे, इससे हमें ये समझ में आया कि आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और राजनीतिक विकास ये तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनको एक नहीं माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है राष्ट्र राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। सिल्बर्ट, शील तथा मैकवर्ड जैसे समाज सिद्धांत शास्त्रियों ने राजनीतिक विकास का संबंध राष्ट्र राज्य की क्रियाशीलता से जोड़ा है। उन्होंने माना है कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों की संपन्नता उनके मानदंडों के अनुसार होती है, जो कि एक राष्ट्रीय राज्य के लिए आवश्यक होती है। इसी कारण राजनीतिक विकास को राष्ट्रवाद की राजनीति भी कहा जाता है। जैसे हम अगर इतिहास में देखें तो ये माना जाता है कि इतिहास में राजनीतिक व्यवस्था के अलग अलग रूप रहे हैं और सभी देशों में अलग अलग रूप हमें देखने को मिले हैं। लेकिन राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ ही उसमें कुछ नई मांगे भी उभरी हैं, नए तरीके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय राज्य की धारणा के साथ ही समझा जा सकता है। राजनीतिक विकास राष्ट्रवाद के साथ ही आगे बढ़ेगा, ऐसा पूरी तरह से भी संभव नहीं है। इसके लिए ये आवश्यक है कि राजनीति का संबंध राष्ट्र निर्माण से होना चाहिए, ना कि राष्ट्रवाद से। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रशासकीय व कानूनी विकास के रूप में राजनीतिक विकास। इस व्याख्या के जो प्रतिपादक हैं वो हैं मैक्स वेबर, पार्सन्स, हेंडरसन और जोसेफ ला कोलम्बरा। इनका मानना है कि राजनीतिक विकास का समाज की कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था से गहरा संबंध है। क्योंकि कोई भी देश जब भी विकास कर सकता है जब उसकी प्रशासनिक प्रणाली यानी कि नौकरशाही की स्थापना हो और शासन प्रणाली का जो संचालन है वो इस तरह किया जाए कि उससे कानूनी तथा प्रशासकीय विकास को प्रोत्साहन मिल सके। तकनीकी ज्ञान, कुशल प्रबंधन की प्रशासनिक संस्थाओं का होना जरूरी है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने उद्देश्यों में जब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि वह सार्वजनिक मामलों को प्रभावशील तरीके से निष्पादन नहीं करती है। लेकिन इसका फिर वही दोष ये है कि जरूरत से ज्यादा यदि प्रशासन पर ध्यान दिया गया तो इससे नागरिक शिक्षा, प्रशिक्षण और सक्रिय सहभागिता जैसे तथ्यों का उल्लंघन हो जाता है। तो ये भी मतलब राजनीतिक विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, इसलिए इनका भी प्रशासकीय व्यवस्था के तहत ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें सार्वजनिक गतिशीलता एवं सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास। इसके प्रतिपादक थे हॉजलेट्स, ऑर्सन तथा एमरसन जैसे समाज सिद्धांत शास्त्री। इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि वह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस स्तर पर या किस मात्रा में करती हैं। यानी कि विस्तार रूप से सार्वजनिक सहभागिता की दिशा में राजनीतिक दृष्टि से जागरूक नागरिकों और लोगों का व्यवहार अत्यधिक इम्पोर्टेंट होता है।
इसमें सबसे पहले हम मताधिकार की चर्चा कर सकते हैं कि मताधिकार का जितना ज्यादा प्रयोग होगा, जनता की सहभागिता जितनी ज्यादा होगी, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का जो है वो सहभागिता बढ़ेगी। मतलब जनता जितनी वोटिंग करेगी, सरकार में उसकी भागीदारी उतनी होगी, उतना ही वो डिसीजन मेकर में काम आएगी। तो इस तरह से राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक चेतना की उग्रता से लिया जा सकता है। लेकिन इसमें भी फिर दोष है कि विकासशील देशों में राजनीतिक चेतना का निर्माण करने वाली उपयुक्त परिस्थितियों का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहां पर अशिक्षा है, लोगों में अवेकनिंग नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, लोग वोट कास्ट को ये समझते हैं यार ये क्या मुसीबत है, हम क्यों करें, हमारे क्या जरूरत है। तो इस तरह से इस दृष्टिकोण को भी यदि हम मान लें तो लोकप्रिय भावनाएं जन्म लेकर समाज की स्थिति को क्षीण कर देगी और समाज में क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र के निर्माण के रूप में। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादक पालोम्ब्रा और जे रोनाल्ड पिनॉक हैं। इनका मानना है कि राजनीतिक विकास के लोकतंत्र के निर्माण और जनता में प्रजातंत्रीय व्यवस्था के मूल्यों के स्थापित करने के साथ गहरा संबंध है। लेकिन इसमें आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक विकास साम्यवादी, निरंकुश तथा प्रजातंत्र सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में होता है। इसलिए राजनीतिक विकास की जो बुनियादी शर्त है वो है लोकतंत्र के निर्माण को स्वीकार करना असंगत है, क्योंकि लोकतंत्र और विकास समानार्थी नहीं है, ये एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएं हैं। इसमें मेल करना अप्रासंगिक होगा। मतलब ऐसा है ये इसमें कि भाई जो तानाशाही व्यवस्था है या जो एक तंत्र शासन है उनमें भी क्या है कि विकास होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ लोकतंत्र वाले जो देश हैं उनमें ही राजनीतिक विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। कॉलड्यूश तथा रिक्स ने बताया कि स्थायित्व का औचित्यपूर्ण ढंग से विकास की अवधारणा से संबंध है, क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति का कोई भी रूप ऐसे वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें अनिश्चितता कम हो तथा सुरक्षा की भावना हो। लेकिन जो स्थायित्व यथास्थिति का समर्थक हो उसका विकास नहीं कहा जा सकता। मतलब विकास जो है वो स्थायित्व में ही संभव है और स्थायित्व का जो संबंध है वो आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति से ही हो सकता है। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप का दोष है वो ये है कि राजनीतिक प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तनों को विवेकपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से नियंत्रित कर सकती है और वहीं पर राजनीतिक विकास की प्रक्रिया संभव है, अदरवाइज नहीं है। अतः ये कहा जा सकता है कि परिवर्तन तथा स्थिरता को एक साथ मिलाकर ही आर्थिक तथा राजनीतिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक विकास गतिशीलता और शक्ति का रूप है। इसका जो प्रतिपादक हैं वो हैं कॉलमैन, आमंड और पार्सन्स। उनका मानना है कि समाज में नीति निर्माता काफी कमजोर होते हैं और कुछ शक्तिशाली होते हैं। तो ये मानते हैं कि जो कमजोर जो शासन व्यवस्था है उसमें जो है वो राजनीतिक विकास कम होता है और शक्तिशाली का मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये विचार जो होता है वो लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों पर ही लागू होता है, सर्वाधिकारवादी तथा निरंकुश शासन व्यवस्थाओं पर नहीं होता है। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में राजनीतिक विकास। इसके प्रतिपादक हैं मैक्स एफ मिलिकॉन, एल.एम. ब्लैकमर तथा लर्नर। उनका मानना है कि राजनीतिक विकास को विकास की प्रक्रिया व रूपों से अलग देखना गलत है, क्योंकि ये राजनीतिक विकास और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वो आर्थिक विकास हो चाहे वो सामाजिक विकास हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और लुशियन पाई ने भी इस विचार की प्रशंसा की है और उसका मानना है कि राजनीतिक विकास एक बहुआयामी स्थिति है, उसे समाज की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था में से एक के साथ बांधना अप्रासंगिक होगा। थैंक यू सो मच।